Hello and welcome to the Tej Civils News Bits program. We people are highly grateful to the kind of support you guys have shown to this initiative. However, there were delay of 2 days in our news bit program. So कल तक हम अपने डिलेज को और जो बैकलॉग है उसको कवर कर लेंगे. So आज की न्यूज़ एनालिसिस में हम 21st और 22nd के इम्पोर्टेंट न्यूज एडिटोरियल्स को कवर करेंगे. 21st और 22nd में इकोनॉमी परस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छे आर्टिकल आए थे. सो प्लीज़ डोंट स्किप दीज आर्टिकल्स. So this is the news index for 21st and 22nd August. GS1 में इकोनॉमी सेक्शन में काफ़ी अच्छे आर्टिकल आपको देखने को मिले थे. काफ़ी अच्छा डेटा, केस स्टडीज, एग्जाम्पल, चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से एज अ वैल्यू एडिशन. द फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स. द सेकेंड वन इज चेकिंग द स्किल गैप इंडियन इकोनॉमी. फिर जीएसटी रिफॉर्म पे लेके एक आर्टिकल था. अब ये न्यूज़ में कंटिन्यूस रहने वाला है. फिर गवर्नमेंट एंड बिजनेस हैज़ नो बिजनेस, ये डिसइन्वेस्टमेंट को लेके बेसिकली और जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर बेसिकली आर्टिकल था. देन द फाइनल आर्टिकल वाज रिगार्डिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि व्हाई इंडिया शुड नॉट और मस्ट नॉट मिस द बस. जीएस2 में जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर आपने देखा होगा कि रिसेंटली ये न्यूज़ में रह रहा है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन जीएस3 में ऑल द आर्टिकल्स वर फ्रॉम द आईआर, तो इंडो चाइना रिलेशन हम कवर करेंगे. ट्रम्प के जो टैरिफ है उसका हमने इंडियन परस्पेक्टिव या इंडिया पे तो इफेक्ट देख लिया, बट यूएसए पे उसका क्या इफेक्ट होगा, ये काफ़ी फ्रेश आर्टिकल है. साथ ही एक आर्टिकल अच्छा था जिसमें कि इंडिया का जापान से क्या सीखा जा सकता है, जापान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हाउ इंडिया कैन लर्न फ्रॉम जापान, तो काफ़ी अच्छी केस स्टडीज में थी. एंड लास्टली वी विल सी अ शॉर्ट आर्टिकल ऑन अकोमोडेटिव वर्सेस अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज एनालिसिस. पहला जो आर्टिकल है इट इज़ रिलेवेंट अंडर आर इकोनॉमी, लेबर रिफॉर्म. अब इंडियन इकोनॉमी में आप देखेंगे कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब की बहुत बड़ी कंसर्न है. ये एक स्ट्रक्चर बोटल नेक की तरह काम करता है इंडियन इकोनॉमी में. अब ये आर्टिकल में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहला आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्लियामेंट में कहा कि द गवर्नमेंट क्लेम टू हैव क्रिएटेड 17 करोड़ जॉब इन द लास्ट 10 ईयर विच इज़ अ गुड थिंग. और इंडिया जो 2047 तक $36 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट रखता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है. बट यू विल बी सरप्राइज कि इंडिया के जो वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ हाईली इन द इनफॉर्मल सेक्टर. अब ये आर्टिकल एनालाइज करता है कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर में जो जीवीए पर वर्कर ऐड हुआ है वो कितना है. तो रिसेंटली एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री एएसआई की रिपोर्ट आती है जिससे पता लगता है कि अगर आप फॉर्मल सेक्टर देखेंगे तो वहाँ से पर वर्कर जो जीवी है दैट इज़ अराउंड 12 लाख, जबकि इनफॉर्मल वर्कर का आप अगर जीवी देखेंगे दैट इज़ अराउंड 1.41 लाख विच इज़ क्वाइट लो एज कम्पेयर टू द फॉर्मल. अब इंडिया में अगर आप पर कैपिटा इनकम को 2.5 लाख भी मान लेंगे तो इट गोज डाउन बिलो दैट ऑल्सो. ऑल्दो ये केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है, हमने सर्विसेज और बाकी सेक्टर को इसमें कंसिडरेशन नहीं लिया है. बट स्टिल क्योंकि इंडस्ट्री आने वाले टाइम में इंडिया की बैकबोन होगी, तो ये जो क्वाइट डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है ये एक बहुत ही कंसर्न है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि वाई द फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट. तो इसमें काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स इस आर्टिकल में दिए हुए थे कि जैसे इंडिया का प्रोडक्टिविटी गैप क्या है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप मेंस में भी ड्रॉ कर सकते हैं जब भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आए कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी गैप का इशू है कि एक तरफ तो फॉर्मल इकोनॉमी से पर वर्कर 12 लाख का जीईवी ये जनरेट होता है, लेकिन अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ओनली 1.41 लाख का जो जीवी है वो जनरेट कर पा रहे हैं. तो क्लियरली इट शोज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्टिविटी. साथ ही फॉर्मलाइजेशन का भी इशू है. इंडिया का जो वर्कफोर्स है 91% जो वर्कफोर्स है इट इज़ इन द इनफॉर्मल सेक्टर वाइल ओनली 9% इज़ इन द फॉर्मल सेक्टर. तो ये भी इंडियन इकोनॉमी के अगर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर या रीजन को हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. साथ ही थर्ड इशू इज स्किल प्रोडक्टिविटी लिंकेज. ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे कि जनरली जो प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो मार्जिनल आउटपुट है लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली लिंक विद द मार्जिनल आउटपुट की अगर लेबर ने एक्स का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा किया है तो वो उसकी वेजेस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. बट कार्ल मार्क्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट है विच इज रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर. अब होता क्या है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे लेबर सरप्लस में है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बाद भी वेजेस में वो आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, और ये रिफ्लेक्ट भी होता है आपके इस प्रोडक्टिविटी गैप के कारण. अब इशू ये आता है कि ये जो फॉर्मलाइजेशन है वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड इंडिया का जो ये स्किल मिसमैच है जिसके कारण कि इनफॉर्मलाइजेशन है इसको कैसे रोका जा सकता है.
तो इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे पॉइंट डिस्कस किए हुए थे। हमने इसको एक डायग्रामेटिक फ्लो में आपके लिए बना दिया है कि इफ़ द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हैपन, तो उससे क्या होगा, अगर फॉर्मलाइज होती है इकोनॉमी तो गवर्नमेंट को लेबर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, लेबर कोड्स लाने पड़ेंगे, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स लाने पड़ेंगे, जिसका क्या आउटपुट आएगा, आपकी जो वेजेस है वो धीरे धीरे आउटपुट के साथ अलाइन होने लगेगी, इक्विटेबल शेयर आपकी लेबर को मिलने लगेगा, विच क्रिएट अ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर द लेबर। फाइनली उसका जो असर है वो आपको उसकी प्रोडक्टिविटी में भी देखने को मिलेगा, और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। अब ये तो था कि लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल उसे क्या फ़ायदा होगा, देखिए कि अगर फॉर्मलाइजेशन होता है इकोनॉमी का तो हमारे लिए इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, विच विल टर्न इनटू इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल स्पेंडिंग। अब अगर सोशल स्पेंडिंग आपकी बढ़ेगी तो आपकी पोटेंशियल फॉर अपस्किलिंग भी बढ़ेगा, और जब स्किलिंग में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा। तो ये एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करता है कि अगर हम इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करते हैं तो कैसे नॉट ओनली फ्रॉम द citizen point of view but nation as a large also you create a virtuous cycle। अब इस आर्टिकल में एक बहुत अच्छा कंसर्न रेस किया गया था कि इंडिया का ये जो स्किल मिसमैच है इसका रीज़न क्या है। अब इंडिया में 4.7% जो है ओनली आवर टोटल वर्कफोर्स के केवल 5% जो वर्कफोर्स है वो फॉर्मली स्किल है। इसके रीजंस को हम आने वाले आर्टिकल्स में देखेंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्किल्स पे ही है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेट इट बी एजुकेशन पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल। तो मैम ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है इंडिया के वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को लेके। इस आर्टिकल में कुछ मेन कीवर्ड हैं कि जैसे जो आपके डेटा ऑन स्किलिंग गिवन था आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपेयर मैम ने किया था कि कैसे जर्मनी का मॉडल जो है इट शोज एज अ वे कि वोकेशनल एजुकेशन को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही पुअर स्किलिंग के जो है वो रीज़न क्या है और वे अहेड क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या है। हमारी 5% से भी कम पॉपुलेशन फॉर्मली स्किल है। इसके क्या मेन रीज़न है, हमारे पास 14,000 से भी ज़्यादा ITI हैं विच हैज़ अ सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 25 लाख, बट अगर आप एनरोलमेंट देखेंगे तो इट इज़ ओनली 12 लाख। दैट मीन्स कि हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज़ बिलो द 50%। अब इसमें से भी ये तो आपने क्वांटिटी की बात कर ली, आपकी क्वालिटी क्या है उस एजुकेशन की जो हम इम्पार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास बोथ इशू है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है आपके एम्प्लॉयबिलिटी में। जब आप इंडिया का डेटा देखेंगे कि 63% ऑफ द ITI ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल, वेयर एज जर्मनी और सिंगापुर में ये डेटा 80 to 90% इंक्रीज करता है। तो ये तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। अब गवर्नमेंट का क्या इसमें योगदान है या गवर्नमेंट के पार्ट पे कहाँ शॉर्टफॉल रहता है, सबसे मेन बात आती है आप स्पेंडिंग कितना कर रहे हो। इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे हम केवल अपने एजुकेशन बजट का 3% स्पेंड करते हैं, जबकि जर्मनी और सिंगापुर जैसी कंट्रीज 10 से 13% तक इन्वेस्ट करती है। तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरह के आप टीचिंग मॉडल्स लाओगे, किस तरह की फैकल्टी लाओगे, विच अल्टीमेटली इम्पैक्ट योर एम्प्लॉयबिलिटी एंड दी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है वो फर्स्ट पॉइंट था कि पूरा हमारा वोकेशनल सिस्टम जो है वो सफ़र क्यों करता है। अब मैम इसमें जर्मनी का एग्जांपल देती है कि जर्मनी ने बहुत अच्छा वे शो किया है कि कैसे हम वोकेशनल एजुकेशन को हमारी प्राइम मेन जो एजुकेशन है उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैम 3 रीज़न देती है कि वाई इंडियाज़ वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम सफ़र। द फर्स्ट वन इज़ कि स्टेज ऑफ एजुकेशन। इंडिया में आप देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट होता है, यूजुअली पोस्ट सेकेंडरी और द कॉलेज लेवल। लेकिन जर्मनी में वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है अपर सेकेंडरी लेवल पे थ्रू अ ड्यूअल सिस्टम, जहां से आप स्कूलिंग के बाद भी टेक्निकल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में भी ITI के बाद आप इंजीनियरिंग लाइंस में जा सकते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी लिमिटेड स्कोप। तो एक तो है कि आप किस स्टेज पे VET को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया में VET काफ़ी कम पीरियड के लिए आती है। सेकेंडली, एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड पाथवे टू अ हायर एजुकेशन। इंडिया में आप ITI या इस तरह के जो वोकेशनल कोर्सेज हैं इनका बहुत लिमिटेड स्कोप है। इवन इनकी जो डिग्री है बी वो उसका रिकग्निशन उतना नहीं है। ऑल्दो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस इशू को एड्रेस किया गया है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। इस केस में आप सिंगापुर का एग्जाम्पल देखिए कि सिंगापुर अपने जो VET ग्रेजुएट्स हैं उनको ऑफर करता है टेक्निकल एजुकेशन, तो ये उनको इंटीग्रेट कर देता है ड्यूअल वोकेशनल कोर्स में। थर्डली, जो मेन इशू आता है दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ वीट इन इंडिया। सिंगापुर हैज़ इंडस्ट्री लेड करिकुलम, जहाँ पे इंडस्ट्री डिज़ाइन करती है करिकुलम, रेगुलर चेक्स होते हैं, रेगुलर ऑडिट मैकेनिज्म है।
तो इसी तरह सिंगापुर का एक एग्जाम्पल है स्किल फ्यूचर प्रोग्राम। तो आप इसको कहीं पे भी एज एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं कि सिंगापुर से स्किल फ्यूचर प्रोग्राम की हाउ वो इंडस्ट्री लेड है, कि इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि क्या डिमांड है। इंडिया में क्या है कि इंडस्ट्री और अकेडमिया इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है और बहुत बड़ा गैप है, कि अकेडमिया वो स्किल्स दे रहा है या वो चीज़ें सिखाता है जो इंडस्ट्री के लिए इररिलेवेंट होती जा रही है। वेयर एज इफ इंडस्ट्री डिसाइड योर करिकुलम, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इंडस्ट्री में जाना है, तो अगर इंडस्ट्री आपका करिकुलम डिजाइन करे तो दैट विल बी अ बेटर। तो सिंगापुर शोज अस अ वे। अब लास्ट में मैम रीजन के बाद बताती है कि क्या इंडिया उपाय कर सकता है। जो पहला सॉल्यूशन है दैट इज़ कि आप वीटी को सबसे पहले अपने स्कूलिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कीजिए। एनईपी द्वारा सरकार ने इस इशू को ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। सेकेंड इशू है कि आप फास्ट ट्रैक रिफॉर्म लेके आइए अपने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में। क्या है कि अगर आप बी वोक जैसे कोर्सेज करते हो या स्कूलिंग लेवल पर आप वोकेशनल एजुकेशन लेते हो तो उनके क्रेडिट ट्रांसफर में इशू है या हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर इस तरह के कोर्सेज के लिए हम एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बना सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थर्डली, इम्प्रूव द ट्रेनिंग क्वालिटीज विद द रिलेवेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। फोर्थली, स्केल मॉडल लाइक प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनरशिप, सीएसआर फंडिंग को आप लिवार्ज करिए। फिफ्थली, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इंडिया की बात देखें तो इंडिया ओनली स्पेंड 3% ऑफ इट्स टोटल एजुकेशनल एक्सपेंडिचर टू द वीटी कंपेयर टू द 13 to 10% इन जर्मनी एंड सिंगापुर। तो ये कुछ रीज़न थे। ऑल्दो गवर्नमेंट के अब इसमें क्या क्या इनिशिएटिव है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, विकसित भारत योजना सरकार लेके आई है। इसी तरह से जो आपकी एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव है जिसमें आपको 15,000 रुपये तक फर्स्ट टाइम ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन पर मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम्स लेके आई है। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस था कि वाई इंडिया में एक स्किल गैप है। तो आप इस तरह के फ्लो चार्ट्स को, इस तरह के माइक्रो डायग्राम्स को अपने एग्जाम में जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा डायग्राम हमने आपके लिए समरी में बना दिया है कि इंडिया की स्किल प्रॉब्लम क्या है। देखिए कि साउथ कोरिया में 96% स्किल वर्कफोर्स है, जापान में 80%, यूएसए में 52%, बट इंडिया में 4.7%। रीज़न क्या है कि स्पेंडिंग ही लो है, क्वांटिटी का इशू है, क्वालिटी का इशू है। तो आप ये छोटा सा माइक्रो डायग्राम अपने मेन्स आंसर्स में बना सकते हैं। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आर्टिकल हमारा जीएसटी रिफॉर्म के रिगार्डिंग है। अब क्योंकि इस इशू को हमने बार बार कवर कर लिया है तो हम इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बस उसे ही देखेंगे। अब जीएसटी में आप सबको पता होगा कि जीएसटी में बेसिकली कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। तो ये कौन कौन से सेक्टर हैं, प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल। अब ये तो हमें पता है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इनमें रिफॉर्म लेके आने वाली है। तो अगर ये रिफॉर्म हो जाते हैं और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बेसिकली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है कि ये आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो अगर आउटपुट पे 5% टैक्स है और इनपुट पे 12% टैक्स है तो आपका 7% का टैक्स क्रेडिट बन जाता है। तो ये एक रिवर्स ड्यूटी जनरेट करता है जिसके कारण कि कैश फ्लो की समस्या आती है। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले में तो आपकी आईटीसी की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक इशू है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मेंस में क्वेश्चन कि अगर ये जीएसटी रिफॉर्म हो जाते हैं फॉर एग्जांपल बाय दैट टाइम, कि हाउ दीज करंट जीएसटी रिफॉर्म्स हैज हेल्प इंडियन इकोनॉमी। तो आप ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एग्जांपल दे सकते हैं। अब आप इसमें एक छोटा सा पॉइंट बना सकते हैं कि ये जो है वो इंडिया के डोमेस्टिक कंजम्पशन को और इंडिया के एक्सपोर्ट को दोनों को कैसे प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जीएसटी इन प्रोडक्ट्स पर कम होती है तो आपके प्राइस डाउन जाएंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये छोटा सा आप डायग्राम बना सकते हैं डिमांड एंड प्राइस का। साथ ही एक्सपोर्ट्स को ये कैसे प्रभावित करता है। अब देखिए कि अगर अपेरल, ये जो टेक्सटाइल है, अगर वो 1,000 रुपये से कम का है तो उस पर हमारे 5% टैक्स लगता है और 1,000 रुपये से ज़्यादा वाले पे 12% का टैक्स लगता है। लेकिन क्या केवल यही कॉस्ट आती है? अगर एक हम मैन्युफैक्चरिंग के आस्पेक्ट से देखें तो उसे कुरियर की कॉस्ट भी आएगी, पैकेजिंग की कॉस्ट भी आएगी, पेमेंट गेटवे की कॉस्ट भी आएगी, मार्केटिंग वेयर हाउस की कॉस्ट भी आएगी। लेकिन इन पे जो जीएसटी है दैट इज़ ऑन एवरेज 18%। तो बेसिकली पहले ही वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से इस तरह की इंडस्ट्रीज परेशान है, साथ में जो एडिशनल बर्डन है ये भी तो उनकी कॉस्ट को एडअप करता है। इससे होता क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबल मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। अब यही केस आप चाइना का देखिए कि चाइना में जो गवर्नमेंट है वो 16% तक की एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है मैन्युफैक्चर को, जिस वजह से कि उनके जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हैं। पर इंडिया के केस में हमने 2 दिन पहले भी पढ़ा था कि अगर इंडिया इस तरह की सब्सिडी देता है तो यूएसए कैन इम्पोज काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन अस। तो उसका एक ऑल्टरनेट एक आर्टिकल में काफ़ी अच्छा था कि इंडिया को सब्सिडी देने की बजाय अपने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर देना चाहिए जिससे कि हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा अपने जीएसटी
सिस्टम को बेटर करना चाहिए ताकि हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कम हो जाए, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बना पाए। तो आप ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और ये एडिशनल कॉस्ट का जो डिलेमा है ये अपने जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस में ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी। तो अब ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे जीएस1 इकोनॉमी में आप देखेंगे कि एक टॉपिक मेंशन है रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, कि गवर्नमेंट अगर रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स क्या चैलेंजेस हैं, क्या कंप्लायंस इश्यूज हैं। तो ये जो ऑथर हैं इनकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही इज़ अ फॉर्मर सेवी चेयरमैन, अ डिस्टिंग्विश फेलो एट द ORF एंड अ फॉर्मर IAS ऑफिसर। सो सर का जो अनुभव है उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस पूरा आर्टिकल में लिखा है कि कैसे इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020-21 में इंट्रोड्यूस करी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 तक हम $1.75 ट्रिलियन का डिसइन्वेस्टमेंट या बेसिकली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। बट रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इस पॉलिसी से हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है। इनिशियल ईयर में आप देखिए कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा वी वर एबल टू अचीव दैट, बट अब ये टारगेट डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसके क्या इशू होंगे और इसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, सर ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो फर्स्टली एक कोट है नरेंद्र मोदी जी का, ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। तो यू कैन यूज दिस कोट एनीवेयर इन द इकोनॉमी, और जहाँ पे भी मिनिमम गवर्नेंस की बात आती है। तो सर ने कुछ इशू अच्छे डिस्कस करें कि अगर गवर्नमेंट बिजनेस में रहती है तो क्या उसके इम्प्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि गवर्नमेंट का मेजर फंक्शन क्या है। गवर्नमेंट के मेजर फंक्शन होने चाहिए हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस या पुलिसिंग, जो बेसिकली पब्लिक गुड्स से रिलेटेड है। बट अगर गवर्नमेंट का मेजर फोकस उसके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे है तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इस तरह के जो नेसेसिटी पब्लिक गुड्स हैं इनसे डाइवर्ज होता है, जिससे कि इनकी डिलीवरी पे भी हमें फ़र्क देखने को मिलता है। सेकेंडली इशू आप देखेंगे कि इवन जो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं इनमें ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया का इशू है, ब्यूरोक्रेटिक रिस्क अवर्जेंस का इशू है, मोर अटेंशन टू प्रोसेस देन द ओरिजिनल या पोटेंशियल आउटकम का इशू है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी का इशू है, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। साथ ही इस आर्टिकल में लास्ट में काफ़ी अच्छा एनालिसिस दिया हुआ था कि आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है कि वी आर इंक्रीजिंग आवर केपेक्स एक्सपेंडिचर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसे 10 लाख करोड़ तक भी कर दिया है और इफेक्टिव कैपेक्स तो शायद ऑलमोस्ट 13 लाख तक हो चुका है। बट सर ने एक काफ़ी अच्छा फैक्ट दिया है कि ऑल्दो वी हैव इंक्रीज आवर केपेक्स स्पेंडिंग, बट अगर आप देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा जो हमारा केपेक्स है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में एज अ इक्विटी एज अ लोन इन्वेस्ट किया गया है। इससे एक्चुअल क्या होगा कि हमारी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग तो नहीं हो पाएगी। तो इंडिया के जो केपेक्स डाइवर्जन है वाई इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पुअर प्रोडक्टिविटी और द आउटकम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसके कारण कि गवर्नमेंट को उन्हें बार बार सपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे केपेक्स के बढ़ने के बाद भी हमें उसका रिफ्लेक्शन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा क्या, इट रेजेज अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑन दिस। सो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम अगर केपेक्स या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात आती है तो। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरविंद जी द्वारा लिखा गया आर्टिकल तीन मेन इशू दिखाता है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैरामीटर्स व्हाई वी सफर ऑन दिस। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो सर ने तीन पैरामीटर में इसे तोड़ा है। आप अपने मेन्स आंसर में भी ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि ईओडीबी में थ्री मेन कंपोनेंट और द थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ईओडीबी इज नंबर वन इज ईज ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, नंबर टू इज ईज ऑफ रनिंग द बिजनेस एंड द नंबर थ्री इज ईज ऑफ क्लोजिंग। बिकॉज सारे बिजनेस तो प्रॉफिटेबल आपके होंगे नहीं, तो आपको कई बार बिजनेस क्लोज भी करना पड़ेगा। तो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट हेड्स अंडर दिस। अब इसमें सर ने इशू डिस्कस किया है कि क्या इशू है। तो सबसे पहले अगर हम ईज ऑफ स्टार्ट की बात करें तो इंडिया में बल्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गेटवे है। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सिंगल विंडो क्लियरेंस का इशू है। बहुत सारे स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉब्लम है। साथ ही अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल क्लियरेंस से कंप्लायंस इशू है। तो इंडिया में एक इंडस्ट्री स्टार्ट करना इज़ अ मच टफर दैन टू स्टार्ट इंडस्ट्री इन चाइना, वियतनाम, मलेशिया और दी थाईलैंड। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इशू ये भी है कि गवर्नमेंट साइड पे भी अपन देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लार्ज इन्वेस्टर्स है गवर्नमेंट का मेन फोकस वहाँ होता है, जबकि आपके जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है दैट विल ऑलवेज बी योर एमएसएमई। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है इट इज़ ऑलवेज ऑन योर लार्ज इन्वेस्टर, बट जो स्मॉल इन्वेस्टर है उन पर हमारा फोकस उतना नहीं रहता है। तो ये तो ईज ऑफ स्टार्टिंग हो गए, इसमें आप ऐसे दो तीन पॉइंट अपने मेन आंसर्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ रनिंग अ बिजनेस।
तो इसमें सर ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस दिया है कि अगर इंडिया में एक एमएसएमई है तो उसको एटलीस्ट 57 तरह के रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है, 17 अप्रूविंग लाइसेंस को फॉलो करना है, दैट इज़ फ्रॉम 18 डिफरेंट अथॉरिटी। तो ये कितना बल्कियर और कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक इंडस्ट्री के लिए, और उसमें भी अगर आपकी अवहेलना की जाती है तो 75% ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि पनिशेबल हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जन विश्वास बिल भी लाया है जो इस तरह के इश्यूज़ को कम करता है, उसको भी हम आने वाले आर्टिकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ ईज़ ऑफ क्लोजिंग, क्योंकि सारी इंडस्ट्री तो आपकी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, तो कितनी रैपिडली आप अपनी इंडस्ट्री को क्लोज कर सकते हैं, वो ये डिस्पोज कर सकते हैं अपने एसेट्स को, ये भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावित करता है। अब सर इसको चाइना वर्सेस इंडिया के बहुत अच्छे कंपैरिजन से शो करते हैं कि अगर हम अपनी जीडीपी रेस देखें तो जहां 2001 में इंडिया की जीडीपी $0.476 ट्रिलियन थी, चाइना की $1.3 ट्रिलियन थी। दैट मीन्स कि चाइना जस्ट हमसे बहुत ज़्यादा पीछे हम चाइना से नहीं थे। लेकिन आप देखिए ये गैप कैसे इंक्रीज होता गया। आज 2024 में हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन है, लेकिन चाइना हैज़ इंक्रीज ऑलमोस्ट मच 4.8 टाइम्स इन द इंडियन जीडीपी, और चाइना की करंट जीडीपी $18 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, चाइना का R&D इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेफिनेटली है, साथ ही अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी देखेंगे तो 2001 में चाइना की केवल 11 कंपनियां ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में रजिस्टर्ड थी, इंडिया की एक थी। लेकिन आज 2024 में चाइना की 135 कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द ग्लोबल फॉर्च्यून 500, विच शोज कि चाइना ने ईओडीबी पे कितना काम किया है। और इंडिया का क्या स्टेटस है? इंडिया की आज भी केवल 9 कंपनीज ही रजिस्टर्ड है। दैट मीन्स कि अगर हम पर ईयर या पर 2 ईयर वन कंपनी का रजिस्ट्रेशन माने, दैट इज ऑल्सो वी फॉल बिहाइंड। तो इट क्लियरली शोज कि हाउ चाइना हैज़ मास्टर्ड ईओडीबी विच हैज़ रिफ्लेक्टेड इन इट्स जीडीपी। तो ये दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस है, दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था कि वाई इंडिया मस्ट नॉट मिस द बस बिकॉज इट्स द लास्ट चांस फॉर अस, वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम चाइना। सो ये GS1 के आर्टिकल्स थे। GS2 में सेपरेशन ऑफ पावर का इशू आपने देखा होगा कि इट्स अ ऑनगोइंग टसल बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, और यू कैन से पार्लियामेंट एज लार्ज। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल एडवाइस के तहत कुछ पॉइंट्स मांगे थे कि डज सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू इंटरवेन इन द पार्लियामेंट और द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज वेयर देयर इज अ क्लियर गाइडलाइंस। क्योंकि आप देखेंगे कि तमिलनाडु गवर्नर का जो केस हुआ था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन सेट करी, क्लियर ऑर्डर सेट करे कि इन अ टाइम बाउंड मैनर गवर्नर हैज़ टू गिव एक्शन टू द स्टेट बिल्स। तो इसमें सरकार का इशू चल रहा है, और ये इशू हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि RAS मेंस 2024 में ही 2 क्वेश्चन गवर्नर के रिगार्डिंग आ चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको कंटिन्यूस टच में रहना चाहिए। एक अच्छे आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें दिया गया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल का ये बोलना था कि अदालतें जो हैं वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकती। तो सुप्रीम कोर्ट का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब इंडिया में लाया गया, उसने इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इवन देन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द ड्यू पावर अंडर द आर्टिकल टू इंश्योर द नेचुरल एंड कंप्लीट जस्टिस। तो ये जो टसल है ये चलती रहेगी, तो स्टेट फेडरलिज्म का इशू हो जाए या सेपरेशन ऑफ पावर हो जाए, इसमें हमें मेंस के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर रहना चाहिए। Now we will move towards the GS3 section. The first article is regarding the Indo-China relation. तो अब आपने देखा होगा कि ट्रम्प की पॉलिसीज़ के बाद इंडिया एंड चाइना रीनेगोशिएटिंग इट देयर रिलेशंस। तो ये एक्सप्लेन जो है इंडियन एक्सप्रेस का काफ़ी अच्छे से डिस्कस करता है कि इंडिया के क्या इश्यूज़ हैं और कैसे इंडिया रीबिल्ड कर रहा है और क्या न्यू इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट 6 ईयर में हमारी जर्नी ट्रैक करते हैं कि 2019 में आपने देखा होगा कि बहुत फेमस पिक्चर है वो, कि जहाँ पे शी जिनपिंग महाबलीपुरम आए थे, बट जस्ट 8 मंथ उसके बाद हमें गलवान इशू देखने को मिला। उसके बाद से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है दे गो ऑन द बैक सीट। फाइनली नाउ इंडिया एंड चाइना आर कमिंग क्लोजर। इसकी पहली झलक हमें 2023 अक्टूबर में कजान समिट में देखने को मिली थी, और फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट PM मोदी विल विजिट चाइना इन द अपकमिंग SCO समिट। अब इंडिया ने ट्विन ट्रैक मूवमेंट या ट्विन ट्रैक अप्रोच को इस बार फॉलो किया है। तो ये ट्विन ट्रैक अप्रोच क्या है? विच इज़ कॉल्ड द ड्यूअल ट्रैक स्ट्रैटेजी। तो इंडिया ने जो चाइना के साथ अपना री इंगेजमेंट है उसको एक 3 कोर में डिफाइन किया है। सबसे पहले है आपकी मिलिट्री कोर, देन डिप्लोमेटिक कोर,
देन यू हैव द पॉलिटिकल कोर। तो इस बार इंडिया ना केवल मिलिट्री लेवल पे इंगेज कर रहा है, हमने अलग अलग तरह के वर्किंग मैकेनिज्म ग्रुप बनाए हैं, चाहे हमारा ईस्टर्न सेक्टर हो, वेस्टर्न सेक्टर हो, ताकि अलग अलग सेक्टर में जो हमारे चाइना के साथ इशू है उनको सॉल्व किया जा सके। इसके साथ ही हम अपने बायोलेटरल एंगेजमेंट्स को भी बढ़ाएंगे और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी अपने एंगेजमेंट को बढ़ाएंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि हमारे जो मिलिट्री इंगेजमेंट्स है या जो मिलिट्री टसल है वो हमारे बायोलेटरल इंगेजमेंट पे फ़र्क ना डाले। तो एज अ गुड गेस्चर वी हैव स्टार्टेड डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी, जो कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा है वो भी स्टार्ट हो रही है। शिप क्लास से इंडिया एंड चाइना आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट द ट्रेडिंग रूट्स। लेकिन देर आर सम ट्रेड डेफिसिट बिटवीन द इंडिया चाइना। तो वो क्या क्या है? सबसे पहले तो जो चाइना का अगेन एंड अगेन अग्रेशन है, वेदर इट्स इन डेप्सांग, चुमार वैली, डोकलाम प्लेटू, और इट्स इन गलवान वैली। साथ ही चाइना का जो मिलिट्री कॉपरेशन है विच इज़ विद द पाकिस्तान, विच वी हैव विटनेस इन ऑपरेशन सिंदूर ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर एज वेल। साथ ही चाइना कंटिन्यूसली बिल्ड कर रहा है हैवी डैम्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, बट इससे इंडिया के जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं उन पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एडिशनली चाइना कभी भी अपने रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स को एज अ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। तो हम देख लेते हैं कि ये चाइना का बेसिकली ये जो कंसर्न है ये किन किन सेक्टर में है। तो सबसे पहले हमारे वेस्टर्न सेक्टर में हमारे इशू हैं। ये जो सेक्टर है हमारा हिमाचल उत्तराखंड वाला, इट इज़ लीस्ट कंट्रोवर्शियल एज ऑफ नाउ। साथ ही हमारा ईस्टर्न सेक्टर में है। तो अगर कभी भी इंडिया चाइना में इशू आते हैं तो आप एक छोटा सा मैप बना सकते हैं और कुछ हॉट पॉइंट्स आप बता सकते हैं, जैसे कि गलवान वैली, डेप्सांग हॉट स्प्रिंग। तो इस तरह का आप एक छोटा सा मैप बना सकते हैं। अब चाइना की ये साइकी ऐसा क्यों है कि चाइना, आपको रिपीटेडली एक पैटर्न दिखेगा कि चाइना नॉट ओनली इन द हिमालय रीजन बट वेदर इट्स इन साउथ चाइना, रशिया, फिलीपींस, चाइना इस तरह के स्मॉल स्मॉल अग्रेशन करता रहता है। ये अग्रेशन इतने एस्केलेटरी नहीं होते हैं कि दे गिव अ फुल फ्लेज वॉर। बट वाई चाइना फॉलो दिस? तो इसका आंसर है सलामी स्लाइसिंग। सो दिस इज अ बुक, Salami Slicing, the New Chinese Mantra in the Art of War. So it's written by Brigadier Indrajit Narayan ji, Vishish Seva Medal. So if you are following Indo-China US relationship, this is a book you must refer to. तो बेसिकली चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक क्या है? देखिए चाइना जो है वो स्मॉल स्मॉल मूव्स करता है। ये जो मूव्स होते हैं ये इतने एस्केलेटरी नहीं होते हैं, एस्केलेशन मैट्रिक्स को चाइना इतना लो रखता है कि इट अवॉइड्स द बिग वॉर। बट इशू क्या होता है कि इससे चाइना धीरे धीरे उस रीजन का टेरिटोरियल गेन स्टार्ट करना एक्सेस कर देता है। साथ ही चाइना डिप्लोमेटिकली डिनाइल करता है इस तरह के अग्रेशन को कि ये उसका नेचुरल राइट है, बिकॉज देर आर हिस्टोरिकल और एम्बिग्यूटी है बॉर्डर्स में। एंड कुछ टाइम के बाद जब ये इशू सेटल हो जाते हैं तो द नॉर्मलाइज हो जाता है स्टेटस को तो चाइना फाइनली स्टार्ट गेनिंग द टेरिटोरियल गेन। तो इस तरह चाइना अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को भी बढ़ाता है और एस्केलेटरी मैट्रिक्स को भी डाउन रखता है। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी नॉट ओनली यू विल सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया बट you will see in the context of South China Sea with the with the Russian they have sorted out their differences, but in the South China Sea as a large or in our region whether it's Bhutan or India। तो ये सलामी स्लाइसिंग जो है वो आप अपने मेंस आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी आप इस तरह के पॉइंट्स बोल सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड डायमेंशन कि वाई चाइना कीप ऑन फॉलोइंग अ अग्रेसिव पॉलिसी। अब नेक्स्ट आर्टिकल टैरिफ एंड यूएस इकोनॉमी को लेके था। तो हमने इंडियन इकोनॉमी पे तो हमने काफ़ी इम्पैक्ट देख लिया है। ये आर्टिकल काफ़ी फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है कि यूएसए की इकोनॉमी पे ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 3 हेड में से डिस्कस करता है कि यूएस की स्टॉक मार्केट पे, यूएस की डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे और डॉलर पे इसका क्या असर देखने को मिला है। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट पे देखते हैं। तो यूएस में अब अलग, जैसा हमारे यहाँ पे निफ्टी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही यूएस में अलग अलग तरह के मार्केट हैं। तो ये देखिए कि सबसे पहला आप नैस्डैक है। तो नैस्डैक जो है ये बेसिकली आपकी आईटी इंडस्ट्री का आता है कि जो नैस्डैक 100 है इसमें आपकी एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज है। तो इनका तो जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। ये जो स्टॉक मार्केट है ये तो यूएस की इकोनॉमी को अच्छा बताता है। लेकिन S&P 500 अगर आप देखेंगे तो इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग एज कम्पेयर टू नैस्डैक। फर्दर आप अगर डाउ एंड जोन्स की इंडस्ट्रियल एवरेज जो कि इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से, तो इट इज़ अराउंड 5.63% का राइज देखने को मिलेगा। फर्दर अगर आप रसल 200 इंडेक्स पे चले जाएंगे तो वहाँ पे जो कि 200 स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बताता है, तो ये तो केवल 1.76% का राइज है। लेकिन अगर आप डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज पे जाएंगे तो इट शोज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 1.85%। एडिशनली S&P का एक
S&P 500 का कंज्यूमर डिस्क्रिशन इंडेक्स आता है। तो बेसिकली S&P 500 कंज्यूमर डिस्क्रिशन इंडेक्स क्या बताता है कि जो नॉन इसेंशियल गुड्स हैं उनकी परचेजिंग पावर क्या है। तो ये किसी भी इकोनॉमी की बहुत अच्छी इंडिकेटर होता है कि अगर उसकी जो नॉन इसेंशियल कमोडिटी की परचेजिंग पावर क्या है तो उससे उसकी हेल्थ पता लगा जा सकती है। और इन केस ऑफ यूएस इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.36%। तो ये शो करता है कि यूएस के स्टॉक मार्केट डेफिनेटली हिट हुए हैं ट्रम्प की पॉलिसीज से। सेकेंडली, इन्फ्लेशन का क्या डेटा है। तो इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं कि यूएस का जो फेड है वो 2% की बेस लाइन को लेके चलता है, लेकिन ट्रम्प के इलेक्शन के बाद से आपको एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब ये क्यों देखने को मिल रहा है? आंसर इज एग्रीकल्चर। यूएसए का जो एग्रीकल्चरल है, ओनली 2% ऑफ द यूएस एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स आर इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर। और जीवीए में यूएस का जो एग्रीकल्चर है वो 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। अब आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि यूएस ऐसे अफोर्ड कैसे कर पा रहा है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग यूएस क्यों 1% ऑफ जीवीए ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। बिकॉज यूएसए इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएस हैज़ अ हेजिमोनी ओवर द करेंसी ट्रांजेक्शन विच इज़ डॉलर। तो अब जब डॉलर यूएसए के पास है तो उसके लिए इंपोर्ट जो है वो चीपर पड़ते हैं। इसी कारण आपको देखने को मिलेगा कि डिस्पाइट 1% जीवीए, यूएस अपने 20% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर देता है। और एग्री एक्सपोर्ट जो है वो यूएस की इकोनॉमी का 8.4% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसके गुड्स एक्सपोर्ट का। तो अब जब यूएस के साथ ये टसल हो रही है तो बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर कंट्रीज़ के साथ यूएस के रिलेशंस ख़राब होंगे, तो यूएस को भी जो है वो इंपोर्ट्स महंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका असर हम उनकी इन्फ्लेशन पे भी देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली, इम्पैक्ट ऑन द यूएस डॉलर। तो आप देख सकते हैं एक्सचेंज रेट, अगर आप यूएस और यूरो का एक्सचेंज रेट देखेंगे तो इसमें 11% का डाउनफॉल है। यूएस और कैनेडियन डॉलर में देखेंगे तो नियरली 4% का डाउनफॉल है। जैपनीज युआन में 6% का डाउनफॉल है। इसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड के साथ 7% का डाउनफॉल है। तो ये शो करता है कि डॉलर की जो परचेजिंग पावर है या डॉलर की हेजिमोनी जो है वो चैलेंज होना स्टार्ट हो रही है। अब यूएस के लिए डॉलर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आज भी 90% जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डॉलर में है। 50% से ज़्यादा जो ग्लोबल ट्रेड है वो डॉलर में होता है। 16% ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व इन अदर्स फेड बैंक आर इन डॉलर। तो डॉलर की बेसिकली डिमांड ज़्यादा है। तो डॉलर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में आता है विच मेक्स यूएस इम्पोर्ट्स चीपर। बट हमने इन प्रीवियस एडिशन ऑल्सो सी कि ये जो है डॉलर की जो हेजिमोनी है यूएस के लिए एक स्ट्रेंथ भी है तो एक वीकनेस भी है। अब ये डॉलर जो है वो यूएसए के लिए एक रिजर्व करेंसी डिलेमा को जनरेट करता है। अब ये रिजर्व करेंसी डिलेमा क्या है, फटाफट इसको देख लेते हैं कि डॉलर जो है वो आज एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। अब इससे होता क्या है कि डॉलर की डिमांड आपकी ऑल टाइम हाई रहेगी जिसके कारण कि यूएसए मस्ट सप्लाई डॉलर टू द वर्ल्ड। अब ये कैसे होगा कि यूएस को हमेशा ट्रेड करना पड़ेगा अदर कंट्रीज के साथ। और ये जो है यूएस विल ऑलवेज सफर अ करंट अकाउंट डेफिसिट। वी हैव ऑल्सो सीन कि कैसे ट्रंप जो है वो टैरिफ से करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने का ट्राई कर रहे हैं। बट इससे एक ड्यूल डिलेमा ये आएगा कि अगर आप टैरिफ इम्पोज करेंगे तो हो सकता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट टेम्परेरीली कम हो जाए। बट मेन इशू क्या आएगा कि ग्लोबल पुशबैक मिलेगा, लोग ऑल्टरनेटिव करेंसीज पे जाने लग जाएंगे, ऑल्टरनेट ग्लोबल ब्लॉक्स बनने लग जाएंगे जैसे कि ब्रिक्स हो गया, यूरो जोन हो गया। डी डॉलराइजेशन का आप पे एक थ्रेट आने लग जाएगा। तो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो हो सकता है फ्यूचर में कम हो जाए और इससे यूएस की इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डॉलर यूएस के लिए एक ड्यूअल डिलेमा के रूप में एक तरफ उसकी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन अगर ये टैरिफ वॉर कंटिन्यू रहती है तो उसकी एक वीकनेस भी बन सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी फ्रेश पर्सपेक्टिव था कि कैसे यूएसए की इकोनॉमी पे भी टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है। दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग जापान एग्जाम्पल। इसमें सर ने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिया था कि कैसे जापान से इंडिया सीख सकता है। यू विल बी सरप्राइज कि 1950 एंड 1960 में जब जापान ने रीबिल्ड करना स्टार्ट किया तो जापान जो है वो 9 से 10% की ग्रोथ रेट पे 2 डिकेड तक कंटिन्यूस ग्रो किया। And in 1950 to 1978 जापान वॉज अ नेट इम्पोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज जापान ग्लोबल लीडर है टेक्नोलॉजी में, बट एक टाइम था जब जापान वॉज अ नेट इम्पोर्टर। और एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि जापान जो है वो $9 बिलियन जो है वो अपनी स्पेंडिंग कर पा रहा था, जबकि यूएस उस टाइम पे $60 बिलियन की स्पेंडिंग कर रहा था। बट स्टिल जापान ने यूएसए को पीछे छोड़ा। अब उसका रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ द जापानीज इनोवेशन एंड पीपल्स रेजिलियंस। जापान के पास लिमिटेड स्पेस था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। जापान ने लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट इनिशिएट किया। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, आने वाली वीडियोस में वी आर ब्रिंगिंग अ फुल वीडियो ऑन दिस कि हाउ
इंडियाज एमएसएमई सफरिंग एंड वर्ल्ड मॉडल क्या क्या है, कैसे अलग अलग दुनिया ने अपने अपने रिसोर्सेज और लिमिटेशंस के साथ एक नए मॉडल को जन्म दिया, तो विल डिस्कस इन दैट। ये एक छोटा सा आर्टिकल से हमने आपके लिए ग्राफ निकाला है कि कैसे अलग अलग कंट्री का R&D इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जापान के केस में आप देखिए कि जापान अपनी जीडीपी का 3.4% R&D पे इन्वेस्ट करता है, चाइना 2.4, बट इंडिया इज वे बिहाइंड 0.67% ओनली। तो जापान का केस आप देख सकते हैं कि कैसे एक कंट्री एक समय पे वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि जापान वाज अ नेट इंपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बट $9 बिलियन के बजट से स्टार्ट करना और आज एक टेक्नोलॉजी में फ्रंट रनर बनना, इट शोज़ कि हाउ जापान हैज़ ग्रोन। तो ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छे सीखने के लिए पॉइंट है। एंड द लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसमें कुछ अच्छे कोट थे एंड में जो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, कि अभी आप देखेंगे कि एक डिलेमा और डिबेट स्टार्ट हो जाएगा कि वेदर इंडिया शुड फॉलो अ असर्टिव फॉरेन पॉलिसी और अकोमोडेटिव फॉरेन पॉलिसी। द आंसर इज मिडल ऑफ बोथ। India has to be assertive when it demands, India has to be accommodative when it demands, and we are clearly showing this कि चाइना के साथ हम असर्टिव थे, बट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द, आप एक बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं कि ये चाइना और इधर यूएसए। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम चाइना, जहां हम असर्टिव थे हम अकोमोडेटिव होते जा रहे हैं, यूएसए के साथ हम अकोमोडेटिव से असर्टिव होते जा रहे हैं। तो इट शोज़ कि हाउ इन डिप्लोमेसी यू डोंट हैव एनी परमानेंट फ्रेंड्स और अलाइज। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन दोनों के बीच में आती है। साथ ही आर्टिकल में कुछ अच्छी बातें बताई गई थी कि जैसे चाइनीज़ कल्चर में कंसेप्ट ऑफ जुआंगजी है, तो जुआंगजी क्या है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन। साथ ही जेई मियांजी है, दैट मीन्स कि गिविंग फेस मीन्स बीइंग असर्टिव। तो इंडिया का जो पंचशील है, इट इज़ अलाइनिंग विद दिस चाइनीज ईथोस ऑफ जुआंगजी एंड जी मियाजी। तो आप इनको ऐसे एक पैरेलली शो कर सकते हैं कि कैसे इंडिया का जो पंचशील है वो चाइना के वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है, तो हमारे फ्यूचर इंगेजमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही द लास्ट लाइन इन दिस आर्टिकल इज़ वेरी गुड कि द कंट्री विद द बेस्ट रिलेशन इज़ नॉट द वन हु इज़ द मोस्ट असर्टिव, it is the one that knows how to strike a balance, stand up for itself and stand besides other. And Indian foreign policy should embody these balance and revisit and recalibrate regularly in response to the global events. तो ये जो रेडीमेड कंक्लूजन है आप अपने फॉरेन पॉलिसी आंसर्स में से यूज़ कर सकते हैं। So that was all in today's news bits. We will cover our pending news bits also. So please do consider share, like and subscribe. and आज का जो PDF है वो आपको तेज सिविल्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका कि हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। थैंक यू।